मैं अपने एक केस में बहुत ज़्यादा बिजी थी। तभी मेरा मैनेजर अंदर आया और बोला, मैम, एक क्लाइंट है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। उनका केस बहुत सीरियस है। तो मैंने उससे कहा कि उन्हें जल्दी अंदर भेजो, क्योंकि मुझे जैसे इस केस की तलाश थी और वो मुझे मिल चुका था। मैं बहुत सालों से एक ऐसा केस चाहती थी, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। वो लोग जब अंदर आए, मैंने उन्हें देखा तो मैं हैरान हो गई। मेरा नाम रेखा है। अपने 10 साल के करियर में मैंने बहुत से केस लड़े थे। मैं इतनी अच्छी वकील थी कि हर तरफ मेरे चर्चे थे। मैंने आज तक कोई भी केस नहीं हारा था। इस बात का मुझे खुद पर गर्व था। लेकिन मैं अंदर से टूट चुकी थी। जो कुछ पीछे छूट गया था, वो मैं आज भी याद करती थी तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मैंने एकदम से अपने आंसू साफ किए, क्योंकि मैं अपने बीते हुए कल को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाना चाहती थी। हर इंसान की ये गलती होती है कि वो अपने बीते हुए कल को याद करता है और हमेशा ही रोता रहता है। न हम खुद को माफ़ करते हैं और ना ही उस इंसान को जिसने हमारे साथ गलत किया होता है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें उस चीज़ को भूलना होता है। मैंने फाइल उठाई थी और कमरे से बाहर आ गई थी। बाहर मेरी मासी मेरा वेट कर रही थी। अगर वो मेरे साथ नहीं होती तो आज मैं कभी भी इतना आगे नहीं बढ़ पाती। मैं उनके पास गई थी, उनका आशीर्वाद लिया और उनके पास ही बैठ गई। हम दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। मैंने अभी पहला निवाला मुंह में लिया ही था कि तभी उन्होंने कहा, उस बात को 15 साल हो चुके हैं। क्या तुम्हें अपनी बेटी की याद नहीं आती? क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बिल्कुल चुप हो गई थी। मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। तभी वो बोली कि आखिरकार तुम कब तक इस तरह भागती रहोगी? इतने साल हो गए हैं, न तुमने अपने चेहरे की सर्जरी कराई है, न तुम अपनी बेटी से मिलती हो और ना ही तुमने उस आदमी को सजा दिलाई है जिसने तुम्हारे साथ ये सब करा है। मासी की बात सुनकर मेरे अंदर जैसे आग लग गई थी। वो बार बार मेरी जिंदगी में दखल देती थी और मुझे समझाने की कोशिश करती थी, जैसे मैं खुद कुछ समझती ही नहीं हूँ। उन्होंने जब मेरी बेटी का जिक्र किया तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने गुस्से को दबाते हुए उनसे कहा था, मासी देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी जिंदगी के फैसले लें। मैं खुद समझती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आप मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिए। मेरी आवाज़ सख्त थी और मैं जानती थी कि मैंने उनसे तेज़ बोल दिया है, लेकिन उस वक्त मेरे दिल में जो दर्द था, उसने मुझे ऐसा बोलने पर मजबूर कर दिया था। मैं वहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। मैंने अपनी फाइल उठाई और तेज़ कदमों से बाहर निकल गई। ड्राइवर पहले से ही गाड़ी लेकर खड़ा था। उसने जैसे ही मुझे देखा, फौरन दरवाज़ा खोला। मैं चुपचाप जाकर बैठ गई और खिड़की के बाहर देखने लगी। रास्ते भर मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। आज मुझे वकील बने पूरे 10 साल हो चुके थे और कचहरी में सब लोग मेरे लिए छोटा सा जश्न रखने वाले थे। लेकिन मासी की बातों ने मेरा सारा मूड खराब कर दिया था। जो खुशी सुबह तक मेरे चेहरे पर थी, वो अब गायब हो चुकी थी। मैं रास्ते भर यही सोचती रही कि लोग क्यों नहीं समझते कि हर इंसान का अपना दर्द होता है और हर कोई उसे भूल नहीं सकता। थोड़ी देर के बाद गाड़ी कचहरी पहुंच गई। मैंने ड्राइवर से कहा कि 5 बजे लेने आना और फिर मैं अंदर चली गई। कचहरी की इमारत मुझे हमेशा ताकत देती थी। यही वो जगह थी जहां आकर मैंने खुद को फिर से खड़ा किया था। यही वो जगह थी जहां मैंने अपने दर्द को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया था। मैं एक अनुभवी वकील बन चुकी थी, इसलिए मुझे वहां एक अलग कमरा दिया गया था। जैसे ही मैं अपने कमरे के पास पहुंची और दरवाज़ा खोला, तो अचानक मेरे ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। मैं एक पल को चौंक गई, फिर देखा कि अंदर बहुत से वकील खड़े थे। सब मुस्कुरा रहे थे और ताली बजा रहे थे। उनमें से कई ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरे मुश्किल दिनों में मेरा साथ दिया था। जब लोग मुझे कमज़ोर समझते थे, तब उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था। आज वही लोग मेरी सफलता पर खुश थे। सब मुझे बधाई दे रहे थे। कोई कह रहा था, आपने नाम रोशन कर दिया। कोई कह रहा था कि आप हमारी प्रेरणा हैं। मैं हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन दिल के अंदर का दर्द अब भी वही था। तभी भीड़ में से मेरी दोस्त अंजलि मेरे पास आई। वो बहुत खुश थी। उसने मुझे गले लगाया और कहा कि बहुत बहुत बधाई हो। आज तुम्हें यहाँ तक पहुँचे पूरे 10 साल हो गए। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मैंने भी उसे धन्यवाद कहा। हम दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर वो अचानक थोड़ा गंभीर होकर बोली, तुम ऐसे कब तक रहोगी? मेरी बात मानो, एक बहुत अच्छे सर्जन डॉक्टर है। तुम एक बार उनसे मिल लो, अपॉइंटमेंट ले लो और अपने चेहरे की सर्जरी करा लो।
उसकी बात सुनते ही मेरी मुस्कान गायब हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुझे एक केस पर काम करना है, क्या तुम मेरे कमरे से जा सकती हो? मेरी बात सुनकर वो थोड़ी असहज हो गई, लेकिन फिर बोली कि हाँ, जा रही हूँ। मेरे पास भी बहुत काम है। मैं दिन भर तुमसे बैठकर बातें नहीं करूँगी, लेकिन मेरी बात मान लो, खुद पर इतना जुल्म मत करो। 15 साल हो चुके हैं, आखिर कब तक तुम ऐसे ही रहोगी? एक बार मेरी बात मान लो। इतना कहकर वो चली गई। उसके जाते ही मेरे अंदर जो कुछ दबा हुआ था, वो बाहर आने लगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कुर्सी पर बैठ गई और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। आज भी वो चीख मेरे कानों में गूंजती थी, जो सालों पहले मेरे अंदर से निकली थी। वो दर्द आज भी जिंदा था। लोग समझते थे कि समय सब भर देता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस इंसान उन्हें छुपाना सीख जाता है। मैंने उसी दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। मैंने ठान लिया था कि मैं उन औरतों के लिए लड़ूंगी जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, जिनके साथ गलत होता है और समाज उन्हें चुप रहने को कहता है। मैं आंसू पोंछ ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खुद को संभाला और कहा कि अंदर आइए। मेरा मैनेजर अंदर आया। वो थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था। उसने कहा, मैम, एक क्लाइंट है, वो 2 दिन से लगातार चक्कर लगा रही है, लेकिन आप इतनी बिजी थी कि मैंने आपको बताना ठीक नहीं समझा। उनके ससुराल वालों ने उनका जीना हराम कर दिया है। उसकी बात सुनते ही मैं तुरंत सीधी होकर बैठ गई। मेरे अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने उसे तेज आवाज में कहा कि उन्हें तुरंत अंदर भेजो, और तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो बोला, मैम, मैं सोच रहा था सही समय पर बताऊं, लेकिन अब उनकी हालत बहुत खराब है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, उन्हें अभी के अभी मेरे पास भेजो। मैं ऐसे ही किसी केस का इंतजार कर रही थी। पिछले 10 सालों में मैंने बहुत केस लड़े थे, लेकिन मेरे दिल के सबसे करीब वही केस होते थे जहां किसी औरत के साथ जुल्म हुआ हो, क्योंकि मैं जानती थी कि दर्द क्या होता है। मैं जानती थी जब अपने ही लोग दुश्मन बन जाएं तो कैसा लगता है। मैं जानती थी जब इंसान चीखना चाहे और उसकी आवाज़ कोई न सुने तो क्या गुजरती है। मैंने अपने आंसू पूरी तरह साफ किए, अपने चेहरे पर सख्ती लाई और फाइल खोलकर बैठ गई। अब मैं फिर वही मजबूत वकील थी जिसे लोग जानते थे, लेकिन अंदर कहीं एक टूटी हुई औरत अब भी जिंदा थी। दरवाज़ा खुला और मैं उस औरत का इंतज़ार करने लगी जिसे शायद मेरी ज़रूरत थी और शायद मुझे भी उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि हर ऐसा केस मुझे याद दिलाता था कि मैं आज इस कुर्सी पर क्यों बैठी हूँ और मैंने अपने दर्द को क्यों जिंदा रखा है, ताकि किसी और की ज़िंदगी बचा सकूं। ऑफिस का दरवाज़ा खुला और जैसे ही वो लोग अंदर आए, मेरी नज़र अपने आप उनकी तरफ चली गई। मैं अपनी कुर्सी पर बैठी फाइल देख रही थी, लेकिन उस पल सब कुछ रुक सा गया था। सबसे पहले एक लड़की अंदर आई थी। उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से पूरी तरह ढक रखा था। उसके कदम बहुत धीमे थे, जैसे हर कदम पर उसे दर्द हो रहा हो। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी चाल देखकर साफ लग रहा था कि वो बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। उसके हाथ भी कांप रहे थे और वो बार बार अपने दुपट्टे को चेहरे पर ठीक कर रही थी, जैसे वो दुनिया से अपना चेहरा छुपाना चाहती हो। उसके पीछे एक आदमी अंदर आया था। जैसे ही मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरी सांस अटक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी आंखें फैल गईं और हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, मेरा पति था। वही आदमी जिसने कभी मेरी जिंदगी को बर्बाद किया था। वही आदमी जिसने मुझे रोते बिलखते छोड़ दिया था। वही आदमी आज इतने सालों बाद मेरे सामने खड़ा था। मैं उसे देखकर पत्थर जैसी हो गई थी। मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं बस उसे देखती रह गई। वो मुझे पहचान नहीं पाया, क्योंकि अब मेरा चेहरा पहले जैसा नहीं रहा था। जिंदगी ने मेरे चेहरे और दिल दोनों पर गहरे निशान छोड़ दिए थे। वो मेरे टेबल के सामने आकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मैं 2 दिन से आपके ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन आप नहीं मिल रही थी। आज बहुत मुश्किल से मिलने का मौका मिला है। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल और ज़ोर से धड़कने लगा। मैं उसके हर शब्द को सुन रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने अपने साथ खड़ी लड़की की तरफ इशारा किया और बोला, ये मेरी बेटी है। इसके ससुराल वालों ने इसके ऊपर बहुत जुल्म किया है। इसके पति ने इसके चेहरे को नुकसान पहुंचाया है, इसका चेहरा बिगाड़ दिया है। मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है मैडम, मेरी बच्ची बेकसूर है। आप इसका केस ले लीजिए, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मेरी आंखें उस लड़की पर टिक गईं। मैं उसे ध्यान से देखने लगी। उसके कांपते हाथ, उसकी झुकी हुई गर्दन, उसका दर्द से भरा खड़ा होना,
सब कुछ मेरे दिल को चीर रहा था। फिर उसने कहा, मैडम, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। मेरी बेटी बहुत सीधी है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसे जीने नहीं दिया। मेरी बेटी को रोज ताने दिए गए, उसे मारा पीटा गया, उसे डराया गया और आखिर में उसके पति ने उसके चेहरे को नुकसान पहुंचाया। उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन मेरा मन कहीं और चला गया था। मुझे लग रहा था जैसे सालों पहले का समय वापस आ गया हो, जैसे मेरा अपना पिता मेरे सामने खड़ा होकर मेरे लिए इंसाफ मांग रहा हो, जैसे मेरी पुरानी जिंदगी मेरे सामने फिर से जिंदा हो गई हो। मैं उस लड़की को देखती रही और अचानक मेरा दिल जोर से धड़का, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बेटी रिया थी। मेरी बच्ची, मेरी रिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं उसे देखते ही अंदर से टूट गई। मैं उठकर उसके पास जाना चाहती थी, उसे अपने सीने से लगाना चाहती थी, उसके सर पर हाथ फेरना चाहती थी, उसे कहना चाहती थी कि बेटा, मैं यही हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं गई थी। मैं तुझे हर दिन याद करती रही, लेकिन मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। मैं जड़ हो गई थी। शायद उसने भी मुझे नहीं पहचाना था। कैसे पहचानती? मेरा चेहरा भी तो अब पहले जैसा नहीं रहा था। मेरे चेहरे पर भी दर्द के निशान थे। मैं भी हादसों की मारी हुई औरत थी। मेरी बेटी सामने खड़ी थी और मुझे पहचान नहीं पा रही थी। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है? मैं उसकी हालत देखकर अंदर से फट रही थी। मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरा कलेजा नोच लिया हो। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैं रोकना चाहती थी, लेकिन नहीं रोक पाई। इतने सालों का बिछड़ना, मेरी मजबूरी, मेरी तड़प, मेरी बेटी की यह हालत, सब कुछ एक साथ मेरे सामने आ गया था। कमरे की दीवारें मुझे घूमती हुई नजर आने लगी। लोगों की आवाज़ें दूर दूर से आती महसूस होने लगी। मेरे हाथ सुन पड़ गए। सांस रुकने लगी और अगले ही पल मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। जैसे ही मैं गिरी, कमरे में अफरा तफरी मच गई। किसी ने पानी लाने को कहा, कोई मुझे उठाने लगा, कोई डॉक्टर को फ़ोन करने लगा, कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा था, लेकिन मुझे कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। सब कुछ धुंधला हो चुका था। कुछ देर के बाद जब मेरी आँख खुली, तो मैं अपने केबिन के सोफे पर लेटी हुई थी। मेरा सर बहुत भारी था, आंखें जल रही थी, शरीर टूट रहा था। सामने मेरी दोस्त अंजलि खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था और मेरी तरफ झुककर बोली, तू ठीक है ना? मैंने धीरे से आंखें खोली और इधर उधर देखा। मेरा असिस्टेंट वकील भी वहीं खड़ा था, मैनेजर भी पास खड़ा था। सबके चेहरे पर घबराहट थी। मैंने बहुत मुश्किल से पूछा, वो लोग कहाँ गए? अंजलि ने मेरी तरफ देखा, फिर बोली कि मैंने उन्हें बाहर बिठाया है, पहले तो खुद को संभाल। मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। अंजलि समझ नहीं पा रही थी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। कोई नहीं जानता था कि बाहर बैठी लड़की मेरी अपनी बेटी है और जो आदमी इंसाफ मांगने आया है, वही आदमी मेरी जिंदगी उजाड़ कर गया था। तभी डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने मेरा चेकअप किया, मेरा ब्लड प्रेशर देखा, नब्ज देखी। फिर बोले, आपको आराम की ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव में हैं। अगर आपने खुद को आराम नहीं दिया तो हालत बिगड़ सकती है। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। उन्हें कैसे बताती कि मेरी बीमारी थकान नहीं, टूटा हुआ दिल है? उन्हें कैसे बताती कि बाहर बैठी लड़की मेरी बेटी है, जिसे मैं सालों से ढूंढ रही थी? उन्हें कैसे बताती कि जिस तरह कभी मेरी जिंदगी जलाई गई थी, उसी तरह आज मेरी बेटी का चेहरा जला दिया गया है? मैंने बस हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर चले गए। अंजलि मेरे पास बैठ गई। उसने धीरे से कहा, अगर तू चाहे तो आज के सारे केस कैंसिल कर देते हैं। मैंने तुरंत सर हिलाकर मना कर दिया और भारी आवाज में कहा कि नहीं, ये केस होगा और सबसे पहले यही केस होगा। अंजलि ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, क्योंकि उसने मुझे पहली बार इस तरह टूटे हुए हाल में भी इतना मजबूत देखा था। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे अंदर दर्द भी था, गुस्सा भी था और एक माँ की तड़प भी थी। आज किस्मत ने उन्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया था। एक तरफ मेरा अतीत था, दूसरी तरफ मेरी बेटी का जला हुआ चेहरा और बीच में मैं थी, एक माँ, एक औरत और एक वकील। मैंने धीरे से आंखें खोली। मेरी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा मजबूत थी। मैंने अंजलि की तरफ देखा और कहा, उन्हें अंदर भेजो। अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूं और उन सबको उनके किए की सज़ा दिलाऊं, जिन्होंने मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अंजलि ने मेरी तरफ देखा था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने बहुत नरम आवाज में मुझसे दोबारा कहा था कि घर चली जाओ और थोड़ा आराम कर लो, शायद तुम्हें बेहतर महसूस होगा। मैं कुछ पल तक उसकी तरफ देखती रही थी। फिर मेरी नज़र उन दोनों बाप बेटे की तरफ चली गई थी। वो दोनों अभी भी बाहर खड़े थे। मेरी बेटी सर झुकाए खड़ी थी
और मेरा पति मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें जैसे मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। मुझे उस पल ऐसा लगा जैसे उसने मुझे पहचान लिया है, जैसे उसके दिमाग में कोई पुरानी तस्वीर जाग गई हो, जैसे उसे मेरे चेहरे के पीछे छुपी हुई वो औरत नजर आ गई हो जिसे उसने सालों पहले तोड़ दिया था। मेरा दिल और तेज धड़कने लगा था। मैं वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। मैं धीरे से उठी थी, मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर आ गई थी। पीछे से अंजलि की आवाज आई थी, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैं बस चलती रही। मेरा सीना भारी हो रहा था, सांसें टूट रही थी और आंखों के सामने सब धुंधला सा लग रहा था। मैं बाहर आकर सीधा कार में बैठ गई थी। ड्राइवर ने मुझे उस हालत में देखा तो कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की थी और घर की तरफ चल पड़ा था। कार की खिड़की के बाहर सड़कें भाग रही थी, लेकिन मेरे अंदर समय पीछे जा रहा था। मेरी आंखों के सामने बार बार वही चेहरा आ रहा था, मेरी बेटी का चेहरा जो दर्द से झुका हुआ था, और उसके पीछे खड़ा वो आदमी जो कभी मेरा सब कुछ था, फिर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बन गया था। मैं सीट पर बैठी थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी गहरे कुएं में गिरती जा रही हूँ। मेरा दिल बहुत बुरी तरह टूट चुका था। मुझे लग रहा था जैसे किस्मत ने मेरे पुराने जख्मों को फिर से खोल दिया हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जो कुछ 15 साल पहले मेरे साथ हुआ था, वही सब मेरी बेटी के साथ भी होगा। मैंने अपनी बेटी को उस आदमी के पास इसलिए छोड़ा था क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं टूटी हुई थी, जली हुई थी, अकेली थी, और मुझे लगता था कि चाहे उसने मेरे साथ कितना भी बुरा किया हो, लेकिन अपनी बेटी के साथ कभी गलत नहीं करेगा। वो उसे संभालेगा, उसे प्यार देगा, उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि मैं जानती थी कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, या कम से कम मुझे ऐसा लगता था। लेकिन आज सच्चाई मेरे सामने खड़ी थी। उसने ना उसे बचाया, ना उसका साथ दिया, और ना ही उसका ख्याल रखा। इतनी छोटी उम्र में मेरी बच्ची के साथ इतना सब कुछ हो गया, और मैं उससे दूर बैठी रही। मैं माँ होकर भी कुछ नहीं कर पाई। यही सोच सोच कर मेरी सांसें घुट रही थी। थोड़ी देर के बाद कार घर पहुंच गई थी। ड्राइवर ने धीरे से कहा, मैडम, घर आ गया है। मैंने आंखें खोली, जैसे किसी गहरी नींद से जागी हूँ। मैं जानती थी कि मासी मुझसे ज़रूर पूछेंगी कि मैं इतनी जल्दी आज कैसे लौट आई, लेकिन इस वक्त मैं किसी से भी बात करने की हालत में नहीं थी। मेरे अंदर इतना दर्द भरा था कि अगर कोई एक सवाल भी पूछ लेता तो मैं शायद वहीं टूटकर बिखर जाती। मैं कार से उतरी थी और बिना इधर उधर देखे सीधा अंदर चली गई थी। मासी ने आवाज भी दी थी, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। मैं बस तेजी से अपने कमरे की तरफ गई थी। कमरे में पहुंचते ही मैंने दरवाजा बंद किया और गेट लॉक कर लिया था, जैसे मैं दुनिया से खुद को छुपाना चाहती थी, जैसे मैं किसी को अपने टूटने की आवाज भी नहीं सुनाना चाहती थी। मैं धीरे धीरे पलंग तक गई और बैठते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। मैं दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर रोने लगी थी। मेरी रुलाई कमरे की दीवारों में दबकर रह गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस बात पर ज्यादा रोऊं, अपनी बेटी की हालत पर, अपने बीते हुए दर्द पर, या इस बात पर कि मैंने जिस इंसान पर भरोसा किया था वही भरोसा झूठ निकला। मैं बार बार यही सोच रही थी कि अगर मैं उसे अपने साथ ले आती, अगर मैं लड़ती, अगर मैं उसे छोड़कर न जाती, तो शायद आज वो इस हालत में न होती। लेकिन अब पछताने से क्या बदलना था। मेरी बच्ची का चेहरा जल चुका था, उसकी जिंदगी पर दर्द के निशान पड़ चुके थे, और मैं सिर्फ रो सकती थी। रोते रोते मेरा मन अचानक बहुत पीछे चला गया था। मैं अपने बीते हुए कल में पहुंच गई थी। वो समय जब मैं सिर्फ एक साधारण लड़की थी, सपनों से भरी हुई, हंसती खेलती जिंदगी जीने वाली लड़की। मैंने अभी अभी 12th कंप्लीट किया था। घर की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर पढ़ने का जुनून था। मैं आगे बढ़ना चाहती थी, मैं कुछ बनना चाहती थी। इसलिए मैंने ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी। नई किताबें, नया कॉलेज, नई दुनिया, सब कुछ मेरे लिए बहुत खास था। लेकिन उन खुशियों के पीछे संघर्ष भी बहुत था। कॉलेज की फीस भरना आसान नहीं था, घर से इतना पैसा नहीं आता था, इसलिए मैंने खुद काम करना शुरू किया था। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, छोटे छोटे बच्चों को ABCD से लेकर मैथ्स तक पढ़ाती थी। शाम को 2 घंटे उनके घर जाती थी, और जो पैसे मिलते थे उन्हें संभाल कर रखती थी। उसी से फीस भरती थी। इसके अलावा मैं कढ़ाई बुनाई भी करती थी। पड़ोस की औरतें कपड़े देती थी, मैं उन पर डिज़ाइन बनाती थी, दुपट्टों पर काम करती थी, स्वेटर बुनती थी, और जो थोड़ा बहुत मिलता था उससे अपनी पढ़ाई चलाती थी। कई बार रात देर तक जागना पड़ता था, हाथ दुख जाते थे, आंखें थक जाती थी, लेकिन दिल खुश रहता था,
क्योंकि मुझे लगता था मैं अपने सपनों के लिए मेहनत कर रही हूँ। कॉलेज जाना मेरे लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता था। मैं सुबह जल्दी उठती थी, अपना पुराना सा बैग तैयार करती थी, किताबें रखती थी और बस पकड़कर कॉलेज चली जाती थी। मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे, लेकिन मैं हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनती थी। मुझे सादगी पसंद थी। क्लास में मैं आगे बैठती थी, ध्यान से पढ़ती थी और टीचर भी मुझे बहुत पसंद करते थे क्योंकि मैं मेहनती थी। कई लड़कियां अमीर घरों से थी, उनके पास सब कुछ था, लेकिन मुझे कभी उनसे जलन नहीं हुई। मुझे बस अपनी मंजिल दिखती थी। मैं सोचती थी, एक दिन मैं भी कुछ बनूंगी, अपने पैरों पर खड़ी रहूंगी, मासी को आराम दूंगी, अपना छोटा सा घर लूंगी और चैन से जीऊंगी। मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी का रास्ता अचानक बदलने वाला है। मुझे क्या पता था कि कॉलेज के उन्हीं दिनों में मेरी मुलाकात उस इंसान से होगी जो पहले मुझे प्यार का सपना दिखाएगा और फिर मेरी पूरी दुनिया उजाड़ देगा। उस समय मैं बहुत भोली थी, लोगों की नीयत पहचानना नहीं जानती थी। मैं हर मुस्कुराते चेहरे को अच्छा समझ लेती थी, हर मीठी बात पर भरोसा कर लेती थी। मुझे नहीं पता था कि कुछ लोग सामने से फूल लगते हैं और अंदर से कांटे होते हैं। मैं पलंग पर बैठी रोते रोते यही सब याद कर रही थी। मेरा दिल अतीत के बोझ से दबा जा रहा था। कमरे में सन्नाटा था। बाहर शायद मासी दरवाज़ा खटखटा रही थी, लेकिन मैं किसी को जवाब देने की हालत में नहीं थी। मैं सिर्फ एक माँ थी जो अपनी बेटी के दर्द में जल रही थी और एक औरत थी जो अपने पुराने जख्म फिर से जी रही थी। मैं अपने बीते हुए कल में पूरी तरह खोई हुई थी, जैसे आज का दिन कहीं दूर छूट गया हो और मैं फिर से उन्हीं पुराने दिनों में लौट गई हूँ, जब मेरी जिंदगी उम्मीदों और संघर्ष के बीच चल रही थी। मैं अपनी मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। हर दिन मेरे लिए आसान नहीं होता था, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं थी। सुबह कॉलेज जाना, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, रात को कढ़ाई बुनाई करना और फिर देर रात तक अपनी किताबें खोल कर पढ़ना, यही मेरी जिंदगी थी। थकान बहुत होती थी, हाथ दर्द करते थे, आंखें जलती थीं, लेकिन दिल में एक सपना था कि मुझे वकील बनना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है, मुझे किसी पर बोझ बनकर नहीं जीना। मैं चाहती थी कि एक दिन मुझे लोग मेरे नाम से जाने, मेरी मेहनत से जाने। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छे से पूरा हो गया था। अच्छे नंबर आए थे, टीचर्स भी मेरी तारीफ करते थे। मैं और ज़्यादा मेहनत करने लगी थी। मुझे लगता था कि अब रास्ता खुल रहा है, बस ऐसे ही चलते रहना। फिर मैं सेकंड सेमेस्टर में आई ही थी कि एक दिन घर का माहौल अचानक बदल गया था। पिताजी के चेहरे पर खुशी थी, माँ भी कुछ छुपा रही थी। मुझे लगा शायद कोई अच्छी खबर है, लेकिन जो खबर थी उसने मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली थी। मुझे बताया गया कि मेरे लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़का सरकारी टीचर है, घर अच्छा है, कमाई अच्छी है, लोग इज्जतदार हैं और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने मुझे पसंद किया है। पिताजी इस रिश्ते से बहुत खुश थे। उन्होंने लगभग फैसला कर लिया था कि यही रिश्ता सही है और मेरी शादी यहीं होगी। जब मुझे ये सब पता चला तो मेरा दिल बैठ गया था। मुझे बहुत बुरा लगा था, जैसे किसी ने मेरे सपनों पर पत्थर रख दिया हो। मैं उस रात ठीक से सो भी नहीं पाई थी। मेरे सामने किताबें रखी थी, लेकिन अक्षर धुंधले लग रहे थे। अगले दिन मैंने हिम्मत करके पिताजी से बात की थी। मैंने उनसे कहा था कि पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, बस कुछ साल और पढ़ने दीजिए। मैं एक बार वकील बन जाऊंगी तो ऐसे बहुत से रिश्ते मेरे लिए आएंगे, तब आप मेरी शादी कर दीजिए। मैं अभी अपना सपना अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। मैंने बहुत प्यार से समझाया था। मैं रोई भी थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी थी। वो गुस्से में बोले थे कि तुम्हें पढ़ लिख कर क्या करना है, तुम वकील बनकर क्या ही कर लोगी, आखिर में घर ही संभालना है ना। इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है, सरकारी नौकरी वाला लड़का है, लड़के का नाम रमेश है। ऐसे रिश्ते रोज नहीं आते। मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोच रहा हूँ, तुम्हारी शादी कर देना ही ठीक लगता है। उनकी आवाज़ में फैसला था। मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने फिर भी कहा था कि पिताजी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था कि बात अब खत्म हो चुकी है, रिश्ता पक्का होगा और शादी भी होगी। मैं चुप हो गई थी, लेकिन अंदर से टूट रही थी। मुझे लगा जैसे मेरी मेहनत, मेरी रातें, मेरी किताबें, मेरे सपने सब बेकार हो गए। मैंने माँ से बात करने की कोशिश की थी। मुझे उम्मीद थी कि शायद माँ मेरा दर्द समझेंगी। मैं उनके पास जाकर बैठी थी और रोते हुए कहा था कि माँ, मुझे आगे पढ़ने दीजिए। अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं शादी कर लूँगी, लेकिन एक बात का वादा कर दीजिए, शादी के बाद मुझे पढ़ने की परमिशन चाहिए। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, मैं एक वकील बनना चाहती हूँ।
माँ ने मुझे चुप कराया था, मेरे सर पर हाथ फेरा था और कहा था कि ठीक है, अगर तुम्हारा पति चाहे तो तुम आगे पढ़ लेना। ये सुनकर मुझे थोड़ी उम्मीद मिली थी। मैंने सोचा चलो शायद शादी के बाद सब ठीक हो जाए, शायद ससुराल वाले समझदार निकलें, शायद पति साथ दे दे, शायद मेरी जिंदगी पूरी तरह ना टूटे। कुछ महीनों बाद मेरी शादी हो गई थी। घर में शोर था, रिश्तेदार थे, ढोल था, गाने थे, हंसी थी, लेकिन मेरे अंदर सन्नाटा था। सब लोग कह रहे थे कि लड़की कितनी खुशकिस्मत है, इतना अच्छा रिश्ता मिला है, सरकारी नौकरी वाला पति है, अच्छा घर है, लेकिन कोई मेरे दिल की आवाज़ नहीं सुन रहा था। शादी के सारे रस्मों रिवाज पूरे हुए, मैं लाल जोड़े में बैठी थी, चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान सिर्फ दिखावे की थी। मैं हर पल खुद को समझा रही थी कि शायद सब ठीक होगा, शायद मेरा डर गलत निकलेगा। ससुराल पहुंचने पर सबने मेरा स्वागत किया। मेरी सास ने बड़े प्यार से मुझे अंदर बुलाया था। उन्होंने सबके सामने कहा था कि मैं जानती हूँ मेरी बहू पढ़ रही है और मैं इसकी पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़ने दूंगी। ये वकील बनना चाहती है, इसकी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगी, इसे वकील बनाऊंगी। वहाँ मौजूद सब लोग उनकी तारीफ करने लगे थे। कोई कह रहा था वाह कैसी सोच है, कोई कह रहा था कि आजकल ऐसी सास कहाँ मिलती है। ये सब सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। मुझे लगा शायद ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, शायद सच में मुझे अच्छा घर मिला है, शायद अब मैं शादी भी निभाऊंगी और पढ़ाई भी पूरी कर लूंगी। उस दिन पहली बार शादी के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला था। मैं मन ही मन सास का शुक्रिया कर रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं इनका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं मेहनत करूंगी, नाम कमाऊंगी और इस घर का मान बढ़ाऊंगी। सब कुछ बाहर से बहुत अच्छा लग रहा था। रात हो गई थी, शादी की पहली रात थी। घर की औरतें कमरे में बैठी थी, हंसी मजाक चल रहा था, रस्में हो रही थी। मैं शर्म और थकान में चुप बैठी थी। तभी मेरे पति वहां आए। उन्होंने सबको जाने का इशारा किया। धीरे धीरे सब बाहर चले गए। कमरे में सन्नाटा हो गया। मैं घबराई हुई थी। नया घर, नया रिश्ता, नया इंसान। मैं सोच रही थी वो शायद मुझसे प्यार से बात करेंगे, मेरा हालचाल पूछेंगे, मेरे सपनों के बारे में पूछेंगे। लेकिन जो हुआ उसने मेरी दुनिया उसी पल बदल दी। वो सामने बैठकर ठंडी आवाज में बोले, देखो, मैं तुम्हें एक बात बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूँ। माँ ने ऐसे ही सबके सामने कह दिया था कि हम तुम्हें आगे पढ़ने देंगे, क्योंकि वो चाहती थी कि हमारे परिवार की वाहवाही हो, लोग हमारी तारीफ करें। लेकिन हमारे घर के कुछ रूल्स हैं। शादी के बाद हमारे यहाँ लड़कियां पढ़ती नहीं हैं। मैं एकदम जम गई थी। मेरी सांसें अटक गई थी। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम पढ़ना ही चाहती हो तो मेरे घर के दरवाजे खुले हुए हैं, तुम जा सकती हो। उनके चेहरे पर ना गुस्सा था ना शर्म, बस एक सख्ती थी, जैसे वो कोई नियम सुना रहे हों। मैं कुछ पल तक उन्हें देखती रह गई। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। मैंने धीरे से कहा, लेकिन माँ जी ने सबके सामने कहा था। वो बीच में ही बोले, मैंने कहा ना, वो सिर्फ दिखावे के लिए था। यहाँ वही होगा जो हमारे घर में हमेशा से होता आया है। उस पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर चोट मार दी हो। जो सपना मुझे दिखाया गया था वो एक पल में टूट चुका था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रोना नहीं चाहती थी लेकिन रोक नहीं पाई थी। मैं उस कमरे में बैठी थी, दुल्हन के जोड़े में सजी हुई, लेकिन अंदर से पूरी तरह उजड़ चुकी थी। शादी के पहले ही दिन मुझे समझ आ गया था कि मैं बहू बनकर इस घर में आई हूँ, इंसान बनकर नहीं। मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं थी, मेरी पढ़ाई की कोई अहमियत नहीं थी, मेरी इच्छा का कोई मतलब नहीं था। उस रात मैं बहुत रोई थी, चुपचाप, ताकि बाहर किसी को आवाज़ ना आए। मेरी मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी और मेरी उम्मीदें पहले ही दिन धुल चुकी थी। मेरी शादी को एक हफ्ता हो चुका था और देखते ही देखते वो 7 दिन भी निकल गए थे, जिनमें मैं हर रोज़ खुद को समझाती थी कि शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद मेरे पति का गुस्सा कम हो जाएगा, शायद वो अपना फैसला बदल देंगे। लेकिन हर दिन के साथ मेरी चिंता और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अगले हफ्ते मेरे पेपर्स थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती थी, लेकिन मेरा मन हर समय किताबों और आने वाले एग्जाम में अटका रहता था। मैं बर्तन मांजते हुए भी सवाल याद करती थी, खाना बनाते हुए भी दिमाग में वही चैप्टर घूमते रहते थे। रात को जब सब सो जाते थे, तब मैं चुपचाप बैठकर सोचती थी कि क्या मेरी पढ़ाई यही ख़त्म हो जाएगी? क्या मैंने जितनी मेहनत की थी वो सब बेकार चला जाएगा? मेरी सास ने शादी वाले दिन सबके सामने कहा था कि वो मेरी पढ़ाई पूरी करवाएंगी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने दोबारा इस बारे में कोई बात तक नहीं की थी। इसीलिए मैं और ज़्यादा घबरा रही थी। मुझे लगने लगा था कि शायद वो बात सच में सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कही गई थी। मैं कई दिनों तक चुप रही,
लेकिन जब पेपर सर पर आ गए तो मेरी हिम्मत टूटने लगी। मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया था। मुझे लगा था कि वो मेरा दर्द समझेंगी, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे ही डाँट दिया था। उन्होंने कहा, "अब आगे पढ़कर क्या करोगी? जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया ना, अब शादी हो गई है तो घर सँभालो, किताबों का चक्कर छोड़ो।" उनका ये कहना मेरे दिल पर चोट जैसा लगा था। मैं चाहती थी कोई एक ऐसा इंसान तो मेरा साथ दे, लेकिन वहाँ भी मुझे समझने वाला कोई नहीं था। मैं फ़ोन रखकर बहुत रोई थी, लेकिन उसी रोने के बाद मैंने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। मैंने इतने साल मेहनत की थी, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती थी। अगले दिन बहुत डरते डरते मैं अपनी सास के पास गई थी। वो आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने हकलाते हुए कहा, "माँ जी, अगले हफ्ते से मेरे पेपर है।" मैं सोच रही थी वो शायद मना कर देंगी या गुस्सा होंगी, लेकिन उन्होंने काम रोककर मेरी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, "मैं जानती हूँ, अगले हफ्ते से तुम्हारे पेपर हैं और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाऊंगी। ये बात मैंने दिखावे के लिए नहीं कही थी। मैं सच में तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाना चाहती हूँ।" उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आई थी। उन्होंने आगे कहा, "और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन तुम उसकी बात पर यकीन मत करो। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपनी तैयारी करो, मैं तुम्हें पेपर दिलवाऊंगी।" उस पल मुझे लगा जैसे अंधेरे कमरे में किसी ने दिया जला दिया हो। मैं खुशी से रो पड़ी थी। मैं उनके पास जाकर उनके गले लग गई। इतने दिनों में पहली बार मुझे लगा था कि इस घर में कोई तो है जो मुझे समझता है, कोई तो है जो मेरे सपनों को सपना और बोझ नहीं मानता। मैं उनके आंचल में सर रखकर बहुत रोई थी और वो मेरे सर पर हाथ फेरती रहीं। उस दिन के बाद मैंने चोरी छुपे अपने पेपर की तैयारी शुरू कर दी थी। मैं दिन में काम करती और रात को जब सब सो जाते तो धीरे से किताबें निकालकर पढ़ती। कई बार नींद से आंखें बंद होने लगती, लेकिन मैं खुद को जगाए रखती क्योंकि मुझे पता था ये मौका अगर निकल गया तो शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। मेरी सास भी चुपचाप मेरा साथ देती थी। कभी मेरे लिए चाय बना देती, कभी कह देती, "तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो ताकि मैं पढ़ सकूं।" मैं उनके इस साथ को कभी नहीं भूल सकती। पेपर्स का दिन आ गया था। सुबह से ही मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मुझे डर लग रहा था कि अगर रमेश को पता चल गया तो क्या होगा? अगर वो रोक देंगे तो क्या होगा? अगर कॉलेज आकर हंगामा कर दिया तो क्या होगा? लेकिन मेरी सास ने मुझे हिम्मत दी और कहा कि डरना मत, पढ़ाई चोरी नहीं है, हक है तुम्हारा। फिर मेरे ससुर मुझे पेपर दिलवाने के लिए लेकर गए थे। रास्ते भर में चुप बैठी रही। मेरे हाथ ठंडे पड़ रहे थे। कॉलेज के गेट पर उतरते हुए मेरे कदम कांप रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही हूँ। लेकिन जब मैं एग्जाम हॉल में बैठी और पेपर मेरे सामने आया तो जैसे मेरा डर थोड़ा कम हो गया। मैंने खुद को संभाला और लिखना शुरू किया। मुझे जितना आता था मैंने पूरा लिखा। मैंने हर एग्जाम ऐसे दिया जैसे ये सिर्फ एग्जाम नहीं, मेरी जिंदगी की लड़ाई हो। मैं डरते डरते कॉलेज जाती और लौट आती, लेकिन सारे पेपर अच्छे हो गए थे। आखिरी पेपर देकर जब मैं बाहर निकली तो मुझे लगा मैंने खुद के लिए कुछ जीत लिया है। मैं खुश थी। मुझे लगा अब शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी खुशी ज़्यादा दिन नहीं चली। मेरे रिजल्ट आने से पहले ही मेरे पति को सब पता चल गया था। किसी ने उन्हें बता दिया था कि मैं पेपर देने गई थी। उस दिन वो घर आए तो उनके चेहरे पर गुस्सा था। उन्होंने आते ही मुझे घूरा और बिना कुछ पूछे चिल्लाने लगे, "तुमने मेरी बात की कोई कीमत नहीं समझी। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम मेरी मर्जी के खिलाफ गई हो।" मैं कुछ कह भी नहीं पाई थी कि उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह मारा पीटा था। थप्पड़ घूंसे लाते जो हाथ आया उससे मारा। मैं गिरती रही, रोती रही, लेकिन वो नहीं रुके। मेरे पूरे शरीर पर नील के निशान पड़ चुके थे। हाथ कांप रहे थे, पीठ जल रही थी, चेहरा सूज गया था। मैं दर्द से तड़प रही थी, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं रोका। उस रात मैं टूट गई थी। अगले दिन मैं नाराज होकर अपने मायके चली गई थी। मुझे लगा था कम से कम मेरे अपने मुझे समझेंगे, मेरा दर्द देखेंगे, मेरा साथ देंगे, लेकिन वहाँ भी मेरे पापा ने मुझे नहीं समझा था। उन्होंने मेरी बात सुनने के बजाय मुझे ही खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने कहा शादीशुदा लड़की का घर उसका ससुराल होता है, हर छोटी बात पर मायके नहीं आया जाता। पति ने 2 बात कह दी तो क्या हुआ, औरत को सहना पड़ता है। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल और टूट गया था। मैं सोच रही थी, क्या मैं सच में इतनी गलत हूँ? क्या पढ़ना चाहना गुनाह है? क्या मार खाना मेरी किस्मत है? मैं उनसे बहुत नाराज हो गई थी और बिना कुछ बोले फिर वापस ससुराल आ गई थी। जब मैं लौटी तो मेरी सास ने मुझे देखते ही अपने पास खींच लिया था। उन्होंने मेरे चेहरे के निशान देखे।
मेरे हाथों के नीले दाग देखे और मुझे अपने आंचल में छुपा लिया था। मैं उनके गले लगकर बहुत रोई थी, जैसे बरसों का दर्द निकल रहा हो। उन्होंने मुझे सीने से लगाया और कहती रही, मत रो बेटी, मैं हूं ना। उन्होंने अपने बेटे को बहुत डांटा था, कहा था औरत पर हाथ उठाने वाला मर्द नहीं होता। लेकिन रमेश किसी के सुनने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी माँ को भी खरी खोटी सुना दी थी। ऊंची आवाज में बोले थे कि आपने ही सर चढ़ा रखा है इसे, तब ये मेरे खिलाफ जाती है। ये सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं समझ गई थी कि इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है और ना मेरे सपनों की कोई कीमत है। उस दिन मैंने सोच लिया था कि अब पढ़ने का क्या फ़ायदा, जब हर कदम पर लड़ाई है, हर खुशी पर मार है, हर उम्मीद पर ताना है। मैंने खुद को समझा लिया था कि अब पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। मैंने किताबें समेटकर रख दी थी और अपने दिल को पत्थर बना लिया था। कुछ दिन धीरे धीरे बीतने लगे थे। मैं चुप रहने लगी थी, कम बोलती थी, बस काम करती थी और अपने दिन काटती थी। तभी एक दिन मुझे खुशखबरी मिली थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मुझे ये पता चला तो मेरे अंदर पहली बार फिर से रोशनी जागी थी। मुझे लगा शायद अब जिंदगी बदल जाएगी, शायद बच्चा आने से सब ठीक हो जाएगा, शायद रमेश भी बदल जाए, शायद इस घर में मुझे इज्जत मिले, शायद मेरा अपना कोई होगा जो सिर्फ मेरा होगा। और सच कहूँ तो उसी दिन से मेरे दिल ने पढ़ाई की चाह लगभग छोड़ दी थी, क्योंकि अब मेरे सपनों की जगह मेरे बच्चे ने ले ली थी। अब मैं अपने लिए नहीं, उसके लिए जीने लगी थी। जब ये बात मेरे पति को पता चली थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। मैं सच कहूँ तो मैंने उन्हें इस तरह खुश पहले कभी नहीं देखा था। उनके चेहरे पर चमक थी, आंखों में खुशी थी और आवाज़ में नरमी थी। उन्होंने पहली बार मुझे ऐसे देखा था जैसे मैं इस घर की कोई ज़रूरी इंसान हूँ। उन्होंने मेरे पास बैठकर बहुत सख्ती से कहा था कि अब तुम कोई काम नहीं करोगी, तुम पूरा समय बस आराम करोगी, तुम्हें सिर्फ अपना और बच्चे का ध्यान रखना है। डॉक्टर ने भी कहा था कि मेरी डिलीवरी आसान नहीं होगी, इसलिए मुझे बेड रेस्ट की ज़रूरत है। ये सुनकर घर में सब लोग सतर्क हो गए थे। मेरी सास हर समय मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। कभी दूध लेकर आती, कभी फल काट कर देती, कभी तकिया ठीक करती, कभी पूछती कि चक्कर तो नहीं आ रहा। मैं उन दिनों पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। रमेश भी कुछ दिनों तक बहुत बदल गए थे। वो समय पर घर आते थे, मेरा हालचाल पूछते थे, दवा दिलाते थे, डॉक्टर के पास लेकर जाते थे। रात को पूछते थे, कुछ चाहिए तो नहीं। मुझे लगता था कि शायद बच्चा आने से सब बदल गया है, शायद मेरी जिंदगी सच में ठीक हो जाएगी। घर में हर तरफ बच्चा आने की बातें होती थी। कौन सा नाम रखेंगे, कैसी शक्ल होगी, किस पर जाएगी या जाएगा, ये सब सुनकर मैं भी मुस्कुरा देती थी। मैंने अपने अंदर पल रही उस जान से बातें करना शुरू कर दिया था। मैं पेट पर हाथ रखकर कहती थी कि जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। धीरे धीरे महीने गुजरते गए और फिर मेरी डिलीवरी का वक्त आ गया था। मुझे अस्पताल ले जाया गया था। बहुत दर्द था, बहुत डर भी था, लेकिन दिल में एक ही बात थी कि बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए। घंटों की तकलीफों के बाद मेरी एक बेटी हुई थी। जब डॉक्टर ने कहा कि बेटी हुई है, तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए थे। मुझे लगा जैसे ऊपर वाले ने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दी हो। घर वाले भी बहुत खुश थे। मेरी सास ने मिठाई बंटवाई थी। रमेश ने उसे गोद में उठाकर प्यार करना शुरू कर दिया था। वो उसे देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ उन्हें मिल गई हो। उन्होंने मेरे पास आकर कहा था कि तुमने मुझे आज बहुत बड़ी खुशी दी है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगा। उस पल मुझे लगा यही मौका है। अगर आज नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगी। मैंने एक पल भी नहीं सोचा था और तुरंत कह दिया था कि मैं एक वकील बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इसमें मेरा साथ दें। मेरी माँ जो वहीं खड़ी थी, उन्होंने मुझे आंख दिखाकर चुप रहने का इशारा किया था, जैसे कह रही हूँ कि अभी ये बात मत करो। लेकिन मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। मुझे लगा था कि आज उनका दिल खुश है, शायद आज वो मान जाएंगे। वो कुछ देर चुप रहे थे, मेरी तरफ देखते रहे, फिर बोले थे कि ठीक है, लेकिन तुम मेरी बेटी के साथ कोई भी लापरवाही नहीं करोगी, उसका पूरा ख्याल रखोगी। मैंने तुरंत हाँ में सर हिला दिया था। मैं तो वैसे भी अपनी बेटी के लिए जान देने को तैयार थी। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा मेरी जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही है। अब मैं माँ भी हूँ और पढ़ाई भी कर पाऊंगी। मैंने अपनी बच्ची का बहुत ख्याल रखा और धीरे धीरे पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। बच्ची सोती तो मैं किताबें खोल लेती थी, वो जागती तो मैं उसे गोद में लेकर पढ़ती थी। रात को सब सो जाते तो मैं नोट्स बनाती थी। मैं थक जाती थी लेकिन खुश रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अब मेरा सपना जिंदा है।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ कुछ देर की खुशी है। इसके बाद मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा था, बच्ची थोड़ी बड़ी होने लगी थी, लेकिन मेरे पति का व्यवहार फिर से बदलने लगा था। पहले वो चिड़चिड़े हुए, फिर गुस्सैल और फिर वही पुराने। जैसे उन्होंने मुझे बात बात पर डांटना शुरू कर दिया था, फिर मारना पीटना भी शुरू कर दिया। वो मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते थे, कहते थे तुम पढ़ाई के बहाने बाहर जाती हो, तुम्हारी नज़रें खराब हैं, तुम्हारा किसी से चक्कर है। मैं ये सब सुनकर सुन रह जाती थी। मैंने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन वो बिना वजह मुझ पर शक करते रहते थे। उन्होंने एक बार फिर मेरी पढ़ाई बंद करवा दी थी, किताबें उठाकर फेंक दी थी, कहा था अब बस बहुत हो गया, घर संभालो। मुझे बहुत गुस्सा आया था। इस बार मैं चुप नहीं रही थी, इस बार मैं खुद के लिए लड़ी थी। मैंने उनसे कहा था अगर पढ़ाना नहीं था तो झूठा वादा क्यों किया, बार बार उम्मीद देकर तोड़ते क्यों हो। हमारे बीच इतनी जोरदार लड़ाई हुई थी कि पूरा मोहल्ला तमाशा देखने लगा था। लोग दरवाजों पर खड़े थे, कोई खिड़की से झांक रहा था, कोई छत से देख रहा था। मैं रो रही थी, वो चिल्ला रहे थे और मेरी छोटी बच्ची डर के मारे रो रही थी। उस दिन झगड़कर मैं अपने माँ बाप के घर चली गई थी। मुझे लगा इस बार तो वो मेरा साथ देंगे, लेकिन वहाँ भी मुझे समझा नहीं गया था। उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि मेरा दिल और टूट गया। उन्होंने कहा कि औरत का घर उसका ससुराल होता है, हर बात पर लौट आना ठीक नहीं, लोग क्या कहेंगे, थोड़ी बहुत लड़ाई हर घर में होती है, सहना सीखो। मैं सोचती रह गई कि क्या मार खाना भी थोड़ी बहुत लड़ाई है, क्या रोज़ अपमान सुनना भी सामान्य बात है। लेकिन वहाँ भी मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। मजबूर होकर फिर से घर वापस आना पड़ा था। मैं इन सब से बहुत परेशान हो गई थी। अगर इन्हें मुझे पढ़ाना ही नहीं था तो एक बार में साफ मना कर देते। बार बार पढ़ाकर फिर घर बैठा देना ये ठीक नहीं था। हर बार मेरा सपना जगाते और फिर कुचल देते थे। लेकिन फिर मैंने खुद को ही संभाल लिया था। मैंने सोचा अब रोने से कुछ नहीं होगा। जैसे तैसे करके वक्त गुजरने लगा था। मेरी बेटी बड़ी होने लगी थी। वही मेरी दुनिया थी, वही मेरी ताकत थी। जब वो हंसती थी तो मुझे जीने की वजह मिलती थी। जब वो मुझे माँ कहकर बुलाती थी तो सारे दुख कुछ देर के लिए मैं भूल जाती थी। मेरी बेटी अब 5 साल की हो गई थी, लेकिन ये 5 साल मैंने अपनी जिंदगी के बहुत मुश्किल से काटे थे। रमेश मुझ पर झूठे इल्जाम लगाते रहते थे। कहते थे कि तुम यूनिवर्सिटी जाती हो तो वहाँ किससे मिलने जाती हो, किसके साथ हंसती हो, किसका नाम है तुम्हारी जिंदगी में। ये सब बातें सुनकर मेरा दिल घुटता था। मैं कहीं जाती भी नहीं थी, फिर भी वो शक करते थे। लेकिन मैं ये सब अपने बच्चे के लिए बर्दाश्त कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी बिना माँ बाप के झगड़ों के बीच बड़ी हो। फिर भी घर का माहौल कभी ठीक नहीं रहता था। मैंने अपनी सास के साथ मिलकर अपनी बेटी का एडमिशन स्कूल में करवा लिया था। मैं चाहती थी जो सपना मेरा टूट गया वो मेरी बेटी का पूरा हो, वो पढ़े लिखे अपने पैरों पर खड़ी हो। इस बात से रमेश बहुत खिलाफ थे। वो कहते थे कि इतनी छोटी बच्ची को पढ़ाकर क्या करना है, घर में रहे। लेकिन मैंने इस बार उनकी नहीं मानी थी। एक दोपहर में अपनी बेटी को बैठाकर पढ़ा रही थी। वो छोटी सी कॉपी लेकर अक्षर बना रही थी। मैं उसे प्यार से सिखा रही थी। तभी अचानक दरवाज़ा जोर से खुला और रमेश अंदर आए। उन्हें देखकर मैं डर गई। उनके चेहरे पर गुस्सा था, आंखें लाल थी और हाथ में एक बोतल थी। मैं समझ नहीं पाई कि ये सब क्या हो रहा है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। मेरी बेटी भी डरकर मेरे पीछे छुप गई थी। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था और मुझे लग रहा था कि अगले ही पल सब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर रमेश गुस्से से चीखते हुए बोला, पूरा घर गंदा पड़ा है, न तूने खाना पकाया है, न तूने बर्तन धोए हैं, और तू इसे यहाँ बैठकर पढ़ा रही है। आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मेरी रूह कांप गई थी। मैं कुछ कह पाती उससे पहले उसने रिया का हाथ पकड़ा और उसे झटके से मेरी गोद से अलग कर दिया। मेरी बच्ची जोर जोर से रोने लगी थी। वो मुझे पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसने उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर भेज दिया था। रिया दरवाजे पर खड़ी रो रही थी और मुझे माँ माँ कहकर पुकार रही थी। मेरा दिल फट रहा था। मैं उठकर उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन रमेश मेरे सामने खड़ा था। उसके हाथ में जो बोतल थी, मैं पहले समझ नहीं पाई थी कि उसमें क्या है। मुझे लगा शायद पानी होगा या कुछ और, लेकिन अगले ही पल उसने उस बोतल का ढक्कन खोला और मेरे चेहरे की तरफ बढ़ा दिया। मुझे कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला। उसने एक पल भी नहीं सोचा और पूरी बोतल का लिक्विड मेरे चेहरे पर उंडेल दिया था। जैसे ही वो जलता हुआ लिक्विड मेरे चेहरे पर पड़ा, मुझे लगा जैसे मेरी पूरी खाल आग बन गई हो। मेरी आंखें जलने लगी, चेहरा गलने लगा,
सर फटने जैसा दर्द होने लगा। मैं इतनी जोर से चीखी थी कि शायद आसमान तक मेरी आवाज़ गई होगी। मैं ज़मीन पर गिर गई थी, दोनों हाथों से चेहरा पकड़ लिया था, लेकिन हाथों में भी जलन फैल गई थी। मैं तड़प रही थी, लौट रही थी, चीख रही थी, रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन वो जालिम इंसान मेरे सामने खड़ा मुझे देख रहा था, जैसे कोई तमाशा देख रहा हो। मेरी चीखों की आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। लोग दरवाज़ा पीट रहे थे, बाहर से आवाज़ें दे रहे थे, क्या हुआ, दरवाज़ा खोलो। लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। वो मुझे उसी हालत में तड़पता हुआ देखता रहा। मेरी बच्ची बाहर रो रही थी, मोहल्ले वाले चिल्ला रहे थे और मैं अंदर दर्द से मर रही थी। मुझे लग रहा था मेरी सांसें बंद हो जाएंगी, मेरा चेहरा पिघल रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मैं बहुत देर तक रोती रही, चीखती रही, तड़पती रही। फिर दर्द इतना बढ़ गया कि मेरा शरीर जवाब दे गया और मैं बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंख खुली थी तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया था। चारों तरफ दवाई की गंध थी, चेहरा पट्टियों से बंधा हुआ था, शरीर टूट रहा था और दिल बिल्कुल खाली था। मैंने धीरे से इधर उधर देखा। वहां मेरे पास न मेरा पति था, न मेरी बेटी, न मेरी सास। वहां सिर्फ मेरे माँ बाप बैठे थे और दोनों मुझे देखकर रो रहे थे। उनकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे कई रातों से सोए न हों। मुझे होश में देखकर वो और ज्यादा रोने लगे। माँ मेरे हाथ पकड़कर कहने लगी, बेटी हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें उस जालिम के पास भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी। पिताजी सर झुकाकर बैठे थे, उनकी आवाज़ कांप रही थी। वो कह रहे थे, बेटी हमने तेरी बात नहीं मानी, हमने तुझे समझा नहीं, हमने तेरा दर्द नहीं समझा, हमें माफ़ कर दे। मैं उन दोनों को देख रही थी, लेकिन मेरे अंदर जैसे सब कुछ मर चुका था। मेरे पास आंसू भी नहीं बचे थे। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा था, न ही अपनी बेटी के बारे में पूछा था, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं उसका नाम लूंगी तो टूट जाऊंगी। मैंने बस धीरे से इतना कहा था, पिताजी अगर आप फिर मुझे उस जालिम के पास भेजना चाहते हैं तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं कहीं और जाकर रह लूंगी, आपके घर को भी छोड़ दूंगी, मगर मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। मेरी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन इरादा पत्थर जैसा मजबूत था। पिताजी तुरंत रो पड़े और बोले, नहीं बेटी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम मेरे पास ही रहोगी, तुम मेरी बेटी हो, अब तुझे कोई कहीं नहीं भेजेगा। उस दिन पहली बार मुझे लगा था कि उन्होंने मुझे समझा है। अस्पताल में कई दिन मेरा इलाज चला। चेहरा इतना जल चुका था कि डॉक्टर भी कहते थे कि समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। दर्द हर दिन होता था। पट्टी बदलते समय ऐसा लगता था जैसे फिर से जिंदा जला दिया गया हो। मैं आईना नहीं देखती थी, देखने की हिम्मत ही नहीं थी। कुछ दिनों के बाद जब मुझे छुट्टी मिली तो मैं अपने घर आ गई, लेकिन अब मैं पहले वाली लड़की नहीं थी। मेरे चेहरे के साथ साथ मेरी मासूमियत भी जल चुकी थी। फिर कुछ दिनों बाद मैंने उस आदमी को तलाक दे दिया था। मेरे अंदर अब उसके लिए न डर बचा था, न रिश्ता, न उम्मीद। मैं बस उससे हमेशा के लिए दूर होना चाहती थी। उसके बाद मैं अपनी मासी के घर जाकर शिफ्ट हो गई थी। मेरी मासी ने मुझे बेटी से ज़्यादा प्यार दिया। उन्होंने मुझे छुपाया नहीं, संभाला। उन्होंने मुझे बोझ नहीं समझा, सहारा दिया। वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की। शुरुआत आसान नहीं थी। लोग देखते थे, कुछ लोग दया से, कुछ लोग हैरानी से, लेकिन मैं अब टूट कर बैठने वाली नहीं थी। मैंने किताबें फिर उठाईं, मैंने खुद को फिर से जोड़ा, दिन रात पढ़ाई की, दर्द के साथ पढ़ाई की, आंसुओं के साथ पढ़ाई की और आखिर वही मुकाम हासिल किया जिसके लिए कभी मैं लड़ी थी। मैं एक काबिल वकील बन गई थी। एक समय था जब मैं बहुत खूबसूरत थी। लोग मेरी खूबसूरती की बहुत तारीफ करते थे, कहते थे मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं, मेरा चेहरा बहुत नूर वाला है। लेकिन उस जालिम इंसान ने मेरे चेहरे का ये हाल कर दिया था कि मैं खुद को शीशे में देखने से डरती थी। कई बार आईने के सामने खड़ी होकर वापस लौट आती थी, लेकिन दुनिया ने मुझे जितना डराया था उतना बुरा व्यवहार नहीं किया। लोग मेरे चेहरे से नहीं, मेरे हौसले से मिले। किसी ने मुझे देखकर डरकर मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे सम्मान दिया, मुझे सहारा दिया। और सबसे ज़्यादा मेरी मासी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे फिर से जीना सिखाया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं हर मुकदमा लड़ते समय सोचती थी कि कोई और औरत मेरे जैसा दर्द ना सहे, लेकिन आज जब अपनी बेटी को उसी हालत में देखा था जिस हालत में मैं खुद गुजरी थी, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मेरा कलेजा फट रहा था। मैं सोच रही थी, मैंने उसे उस आदमी के पास इसलिए छोड़ा था कि वो उसका बाप है, उसे बचाएगा, लेकिन उसने तो अपनी बेटी की जिंदगी भी नहीं बचाई। मेरी बच्ची ने वही सहा जो उसकी माँ ने सहा था। यही सोचकर मेरा दम घुट रहा था। आज इतने सालों के बाद मैं फिर से वही दर्द जी रही थी। फर्क सिर्फ इतना था, तब जख्म मेरे चेहरे को दिया था, आज मेरी रूह पर पड़ा था।
लेकिन उस दिन मैंने अपने दिल में एक फैसला कर लिया था कि जो दर्द मैंने सहा है, वो दर्द मैं अपनी बेटी को अब और नहीं सहने दूंगी। मैं उसे टूटने नहीं दूंगी, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी, और जिसने उसके साथ ये सब किया है उसे सजा ज़रूर दिलाऊंगी। मैं चाहती थी कि उसे ऐसी सजा मिले कि दुनिया का हर आदमी सीख ले कि पत्नी कोई खिलौना नहीं होती जिस पर शक करके मारो पीटो, जिस पे शक करके मारो पीटो या जला डालो। मैं चाहती थी कि जो आग उसने मेरी बेटी पर डाली है, वही आग कानून की सजा बनकर उसकी जिंदगी जला दे। मैंने अपने आंसू पोंछे और माँ बनने से पहले वकील बनकर खड़ी हो गई। मैं अपनी बेटी के पास बैठी थी, उसका हाथ पकड़ा था और बहुत प्यार से उससे सारी बातें पूछी थी। शुरू में वो बहुत डरी हुई थी, उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों में दर्द था, लेकिन मैंने उसे भरोसा दिलाया कि अब मैं हूं ना, अब कोई तुझे हाथ भी नहीं लगाएगा। धीरे धीरे उसने सब बताना शुरू किया। उसने कहा उसका पति उम्र में उससे 15 साल बड़ा है। शादी के बाद से ही वो उसके ऊपर जुल्म करता था, हर बात पर शक करता था। किसी से बात कर ले तो लड़ाई, किसी को देख ले तो इल्ज़ाम, हंस दे तो ताना, रो दे तो मारपीट। उसने बताया कि वो घर से बाहर भी कम निकलने देता था, फ़ोन चेक करता था, लोगों से मिलने नहीं देता था, और हर समय यही कहता था कि उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। मेरी बेटी रोते हुए बोली कि मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो बस दूध वाले से पैसे का हिसाब पूछ रही थी। उसने देख लिया और उसी बात को बहाना बनाकर मेरा चेहरा जला दिया। जब मैंने ये सब सुना तो मेरा खून खौल उठा, मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन इस बार कमजोरी से नहीं, गुस्से से। मैं जानती थी कि ये सिर्फ मेरी बेटी का केस नहीं है, ये उन सब औरतों का केस है जिन्हें शक के नाम पर जिंदा जलाया जाता है। मैंने उसी वक्त केस दर्ज करवाया, पुलिस पर दबाव डलवाया, मेडिकल रिपोर्ट लगवाई, गवाह जुटाए, पड़ोसियों के बयान लिए, अस्पताल के कागज लिए, हर सबूत अपने हाथ से तैयार किया। मैं हर तारीख पर खुद खड़ी हुई। अदालत में मैंने उसके खिलाफ सख्त दलीलें दी। मैंने कहा, ऐसा आदमी सिर्फ एक औरत का अपराधी नहीं, पूरे समाज का अपराधी है। अगर इसे छोड़ा गया तो ये और जिंदगियां बर्बाद करेगा। मैंने अदालत को बताया कि कैसे उसने सोची समझी नियत से वो लिक्विड खरीदा, कैसे उसने बच्ची को कमरे से बाहर भेजा, कैसे दरवाज़ा बंद किया और कैसे मेरी बेटी को तड़पता छोड़ दिया। मैंने उसके झूठ एक एक करके तोड़ दिए। वो कभी कहता कि हादसा था, कभी कहता गुस्से में हुआ, कभी कहता कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने साफ कहा, किसी का चेहरा जलना गलती नहीं होता, बल्कि इरादा होता है। आखिरकार अदालत ने उसे दोषी माना और उसे उम्र कैद की सज़ा दी गई। साथ ही 50 लाख का जुर्माना लगाया गया। जब फैसला सुनाया गया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, जीत के थे। मुझे लगा आज देर से ही सही न्याय मिला है। मैंने अपनी बेटी से उसका तलाक भी करवाया। मैं नहीं चाहती थी कि वो उस नर्क से किसी भी रिश्ते में बंधी रहे। कागज पूरे हुए और मेरी बेटी उस आदमी से हमेशा के लिए आज़ाद हो गई। फिर मैंने रमेश से भी साफ कह दिया कि ये मेरी बेटी है, तुमने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुमने उसे उस घर में भेजा जहाँ उसकी चीखें सुनी गईं, लेकिन बचाई नहीं गई। लेकिन अब मैं इसके साथ और बुरा नहीं होने दूंगी, ये मेरे साथ रहेगी। रमेश उस दिन सर झुकाकर खड़ा था, उसकी आंखों में पछतावा था। उसने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी थी। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो किया मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बदल गया हूँ, मैंने बहुत कुछ सहा है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों की सज़ा मिली, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे माफ़ कर सकूं। माफ़ी सिर्फ शब्द नहीं होती, दिल चाहिए होता है, और मेरा दिल उसने सालों पहले तोड़ दिया था। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी, मेरे चेहरे को जला डाला था, मेरे सपने छीने थे, मुझे मेरी बेटी से दूर किया था। मैं उसे कैसे माफ़ कर देती? मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। मेरी बेटी ने भी कई बार मुझसे कहा कि माँ, पिताजी को माफ़ कर दीजिए। आपके जाने के बाद इन्होंने बहुत कुछ सहा है। दादी उन्हें छोड़कर चली गई थी, लोग उन्हें ताने देते थे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला। मैंने बेटी की बात सुनी और उसके सर पर हाथ फेरकर कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे पिताजी को माफ़ नहीं कर सकती। मैं नफ़रत लेकर नहीं जीना चाहती, लेकिन रिश्ता भी नहीं रखना चाहती, बस इतना ही काफ़ी है। इसके बाद मैंने अपनी बेटी को अपने पास रखना शुरू कर दिया। मैंने उसका इलाज करवाया, बड़े डॉक्टरों से सलाह ली, उसकी कई सर्जरी करवाई। दर्द भरे लंबे इलाज के बाद उसका चेहरा पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया, लेकिन मेरे लिए उसकी असली सुंदरता उसके हौसले में थी। वो फिर से मुस्कुराने लगी थी। फिर मैंने उसकी पढ़ाई आगे बढ़वाई, उसे मजबूत बनाया और कुछ समय के बाद उसकी शादी एक अच्छे वकील से करवा दी, जो उसे इज्जत देता था, समझता था। उसका अतीत नहीं, उसके दिल को देखता था।
शादी के दिन मेरी आंखों में फिर आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के कि मेरी बेटी नई जिंदगी में जा रही थी और सर उठाकर जा रही थी। मैं अपनी बेटी को खुश देखकर खुश रहने लगी थी। रमेश अपनी बेटी से मिलता था। मैं कभी नहीं रोकती थी क्योंकि वो उसका बाप था, लेकिन मैं उससे नहीं मिलती थी, न उससे बात करती थी क्योंकि मैं उससे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती थी। कुछ रिश्ते कागज से खत्म होते हैं, कुछ दिल से, और मेरा रिश्ता उससे बहुत पहले खत्म हो चुका था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे वकील बनाया। अगर मैं कमज़ोर रह जाती तो शायद खुद को ना बचा पाती, न अपनी बेटी को। लेकिन उसने मुझे गिराकर उठना सिखाया, दर्द देकर लड़ना सिखाया, और मैंने अपनी बेटी को दोबारा एक नई ज़िंदगी दी। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।